जमाई राजा। सुबह 4:30 बजे जब उनकी सास नित्या स्नान ध्यान के लिए ऊपर के बेडरूम से नीचे आने के लिए निकली तो पुलिस की तरह ऐन मौके पर बिजली चली गई। अंधेरे में जीने पर पड़े केले के छिलकों पर उनका पैर फिसल गया। उनकी चीख के साथ ही पूरा घर जाग पड़ा और आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। चोट तो ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन बेचारी का दिल शायद कमज़ोर था, इसीलिए फेल हो गया। खैर, ये तो होनी ही थी, होने को कौन टाल सकता है। लेकिन इसी बीच एक अनहोनी हो गई। उसी रात ठाकुर अभय प्रताप के घर में एक चोर घुस आया। गेट पर खड़ा गार्ड शायद लघु शंका के लिए कोने में गया था। तभी मौका पाकर वह चोर गेट खोलकर धीरे से अंदर सरक आया। फिर बगीचे की झाड़ियों के पीछे छिपता छिपाता रसोई के पिछवाड़े पहुंचकर खिड़की की ग्रिल निकालकर अंदर दाखिल हो गया। नीचे के सारे कमरों का चोर ने जायज़ा लिया। सब खाली थे। दूर बरामदे में एक नौकर खर्राटे भर रहा था। चोर ने एक एक करके सारा कीमती सामान उठाया और बड़ी सी गठरी बनाकर रख ली। अभी ड्राइंग रूम का काफ़ी कीमती सामान बाकी था। वह दूसरी गठरी बनाने की फिराक में था कि तभी सामने सीढ़ियों पर होती आहट से उसके कान खड़े हो गए। वह फौरन ड्राइंग रूम में लगे मोटे पर्दे के पीछे छिप गया। नाइट बल्ब की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि कोई भारी भरकम कदकाठी का व्यक्ति जीने पर कुछ दूर तक आया, फिर झुक झुक कर कुछ इधर उधर रखा और वापस ऊपर लौट गया। कुछ देर तो चोर की सांस अटकी रही, लेकिन दोबारा जब कोई आहट नहीं हुई तो वह पर्दे से बाहर निकलकर अपनी दूसरी गठरी तैयार करने लगा। तभी अचानक किसी महिला की भयंकर चीत्कार से पूरा घर जाग गया। बाहर गेट पर खड़ा गार्ड अपनी बंदूक लेकर अंदर की तरफ दौड़ा। जल्दी जल्दी में एक दो हवाई फायर भी कर दिए। ज़रूर किसी चोर ने घर की किसी महिला का गला रेत डाला है। आवाज़ ही ऐसी चिंचियाती हुई थी। लेकिन अंदर जाकर उसे पता चला कि मेम साहब की माताजी सीढ़ियों से नीचे अटकी हैं। उधर चोर ने मामला नाजुक देखा तो दूसरी गठरी बनाना छोड़ पहली गठरी लेकर खिड़की फांद गया। गेट पर गार्ड भी नहीं था, सो आराम से गेट से बाहर आ गया। लेकिन फायर की आवाज़ सुनकर सड़क पर गश्त लगा रहे दो पुलिस वालों ने उसे थोड़ी दूर पर धर दबोचा। ठाकुर साहब के घर पर अब मातम पुरसी का दौर शुरू हो गया था। पुलिस महकमे के इतने आला अधिकारी की सास की मौत हुई थी। ठाकुर साहब भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर घर बैठ गए। साहब और मेम साहब दोनों सुबह नहा धोकर सफ़ेद वस्त्र धारण कर एक दर्जन सफ़ेद रुमाल लेकर सोफे पर पसर जाते। आते जाते लोगों के सामने मेम साहब वही रटी रटाई बातें दोहराती, आंसू गिराती, नाक साफ करती। उनका साथ देने के लिए ठाकुर साहब भी रुमाल नाक पर रखकर बीच बीच में सुन सुन करते रहते। बारी बारी से पुलिस वाले आते और ठाकुर साहब की दुखती रग पर हाथ रखते। पिछले 5 सालों से मेम साहब की माँ ने लगभग पूरे घर का चार्ज अपने मजबूत हाथों में ले लिया था। उनके अनुसार उनकी अनुभवहीन नासमझ बेटी और ईमानदार पुलिस ऑफिसर उनके दामाद गृहस्थी चलाने योग्य नहीं थे। लिहाजा अपनी बेटी दामाद की गृहस्थी को दमदार बनाने की गरज से उन्होंने पिछले 5 सालों से सबकी नाक में दम कर रखा था। कहावत है कि मेरे मरे पूत की बड़ी बड़ी आँखियाँ। फिर ये तो साहब की सास की मातम पुरसी की रस्म थी। दारोगा चरणदास अपनी टेढ़ी नाक सहलाते हुए नकिया रहा था।
बड़ी ही नेक दिल थी अम्मा जी। मजाल है कभी किसी के साथ ऊंचा बोली भी हो। मुझे तो सच कभी अपनी माँ से भी इतना प्यार नहीं मिला जितना अम्मा जी से मिला। पिछले साल चरणदास का हाथ थोड़ा तंग था, इसीलिए दिवाली पर सोने की गिन्नी की जगह वह मेवों के डब्बे के साथ चांदी की गिन्नी लेकर अम्मा जी की खिदमत में उपस्थित हुआ था। बस अम्मा जी ने आव देखा ना ताव गिन्नी समेत मेवे का डब्बा खींचकर उसके मुंह पर मार दिया। नाक से खून बह निकला। साल भर होने को आया, लेकिन अब भी जब पूर्वा हवा चलती है तो चरणदास की नाक की हड्डी में दर्द होने लगता है। इंस्पेक्टर इसरार खान अपनी खिजाब लगी दाढ़ी खुजलाते हुए लखनवी अंदाज व अदब के साथ अम्मा जी की मातम पुरसी कर रहे थे। खुदा जन्नत बख्शे मरहूम को, क्या नायाब मोहतरमा थी जनाब। अल्लाह को भी ना जाने क्या सूझी कि ऐसी पाकीजा और शीरीं जवान खातून को हमसे छीन लिया। पिछले 5 सालों से आमों की फसल पर मलिहाबादी दशहरी आमों की पेटियों का नजराना पेश करने की जिम्मेदारी खान साहब पर ही थी। अम्मा जी एक एक पेटी गिनकर अंदर रखवाती। 2 साल पहले जब कीड़े के प्रकोप से मलिहाबादी आमों की पूरी फसल ही चौपट हो गई थी, तब बेचारे खान साहब कहाँ से आम लाते। फिर भी बाजार से ऊंचे दामों में 2 पेटियां खरीद कर अम्मा जी की खिदमत में पेश की। पूरे सीज़न में सिर्फ 2 पेटियां। ये कहते हुए अम्मा जी आग बबूला हो उठी और फिर तो अपनी निमकौड़ी जैसी जबान से ऐसी ऐसी परंपरागत तामसिक गालियों की बौछार की, बेचारे खान साहब की रूह फना हो गई। लोग खामखा पुलिस महकमे को गोलियों की टकसाल कहा करते हैं। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत गया, जख्म भरने लगा और ठाकुर अभय प्रताप भी ऑफिस जाने लगे। इस बीच उन्हें यह खबर लग चुकी थी कि उनके चोरी हुए सामान समेत चोर पकड़ा जा चुका है। सामान की शिनाख्त भी उनके मातहत कर्मचारियों ने कर ली थी। तकरीबन सारा सामान उन्हीं मातहतों के खून पसीने की कमाई का ही तो था, जिन्हें उन्होंने तोहफों की शक्ल में अम्मा जी को भेंट किया था। चोर के साथ पुलिस वाले बेहद सख्ती से पेश आए थे। ठाकुर अभय प्रताप के सामने भी चोर की पेशी हुई। आखिर वह पुलिस के आला अफसर थे। वह भी देखना चाह रहे थे कि किस बंदे में इतनी हिम्मत थी कि जिसने उनके घर में सेंध लगाई। बेड़ियों में जकड़कर चोर को हाजिर किया गया। साहब की ओर देखते ही चोर चौंका। इन्हें तो पहले भी कहीं देखा है, कहाँ देखा है। ये शायद कर ही रहा था कि सिपाही राम भरोसे ने एक ज़ोरदार डंडा ये कहते हुए उसकी पीठ पर जमा दिया, ऐसे भकुआ बना क्या देख रहा है वे? यही वह साहब हैं जिनके घर घुसने की तूने हिम्मत की थी। अब देख, साहब ही तेरी खाल में भूसा भरेंगे। बेचारा चोर मार खाए कुत्ते जैसा कुंकुआने लगा। तभी उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। वह ठाकुर अभय प्रताप के सामने बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बचा लीजिए माई बाप, मैं तो एक मामूली उठाईगीर हूँ। मैंने चोरी ज़रूर की है माई बाप, पर आपका सब सामान तो मिल गया है हजूर। थोड़ी सज़ा देकर मुझे छोड़ दीजिए साहब। अबे तेरी तो ऐसी की तैसी। और सिपाही राम भरोसे ने दूसरा डंडा ठोका। सवाल तेरी चोरी का नहीं है ससुरे, सवाल है तूने हमारे साहब के घर में घुसने की हिम्मत कैसे की। बेचारा चोर फिर कुंकुआने लगा और तेजी से ठाकुर का पैर पकड़कर बोला, साहब उस रात जब मैं आपके घर में घुसा था
तब आप ही थे ना जो रात में जीने के ऊपर केले के छिलके बिछा रहे थे। यह क्या आएं बाएं बक रहा है बे? एक ही हफ्ते की मार में दिमाग फेल हो गया है क्या तेरा? सिपाही राम भरोसे ने जूता उसके सिर पर जोर से ठोंका, लेकिन अभय प्रताप सिंह का सिंहासन तो डोल गया था। फौरन सिपाही राम भरोसे को ये कहते हुए बाहर भेज दिया कि मुझे इस चोर से अकेले में कुछ बात करनी है। फिर तो चोर ने पूरा खुलासा ही किया। साहब, उस रात जीने पर जब साहब आप 3 जगह झुक कर केले के छिलके रख रहे थे, तो यह खुशकिस्मत इंसान वहीं पर्दे के पीछे छिपा था। बाद में हवालात में ही मुझे पता चला कि साहब की सास की मौत केले के छिलके पर फिसल कर हुई थी। अब क्या था, पासा पलट चुका था। साहब ने आनन फानन में आदेश दे दिया कि चोरी का सामान तो मिल ही चुका है, फिर बेचारे गरीब चोर को क्यों सज़ा हो। पूरा का पूरा महकमा इस अजीब फैसले से सकते में आ गया। लेकिन जब साहब ने खुद ही उसका गुनाह माफ़ कर दिया तो फिर केस ही नहीं बनता ना। वह दिन और आज का दिन महीने की पहली तारीख को वह चोर अपनी मूंछ पर ताव देता हुआ ठाकुर अभय प्रताप के घर के दरवाजे के सामने खड़ा उनका इंतज़ार करता है। उसके हाथ में 2-4 केले रहते हैं। इंतज़ार करते करते वह पट्ठा सामने की पुलिया पर बैठकर केले खाता जाता है और उसके छिलके पास में जमा करता जाता है। जैसे ही साहब बाहर निकलते हैं, वह एक हाथ में केले का छिलका हिलाते हुए दूसरे हाथ में उन्हें सलाम ठोंकता है। ठाकुर अभय प्रताप इधर उधर नज़र दौड़ाकर धीरे से उसके पास जाते हैं और जेब से कुछ रुपए निकाल उसके हाथ पर रखकर झट से गाड़ी में बैठ जाते हैं। गेट पर खड़ा गार्ड और ड्राइवर सब इस चोर की हिमाकत और ठाकुर साहब की दरिया दिली देखकर सिर खुजलाते रह जाते हैं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।